गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे श्वसन। कल हमने बताया था स्वांगीकरण की प्रक्रिया, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का पहुंचना और वहां पर घुल जाना या मिल जाना और ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या है? स्वांगीकरण। लेकिन घुल जाने की प्रक्रिया, मिल जाने की प्रक्रिया स्वांगीकरण है, और जो एनर्जी उत्पन्न होती है या जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या जो स्वांगीकरण भोजन है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या स्वांगीकरण भोजन का उपयोग क्या होता है? एक तो उपयोग होता है उससे जो ऊर्जा निकलती है, उसका उपयोग विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं में किया जाता है, जैसे प्रचलन में होता है, बोलने में होता है, सांस लेने में होता है। तमाम जितनी भी बॉडी में क्रियाएं हो रही हैं, उस ऊर्जा का उपयोग होता है, जो ऊर्जा स्वांगीकरण भोजन से मिलती है। दूसरा उपयोग क्या होता है उस भोजन का जो स्वांगीकृत हो गया है, जो घुल गया है? दूसरा उपयोग बॉडी के निर्माण में होता है, कोशिकाओं के निर्माण में होता है, प्रोटीन के निर्माण में होता है। यानी कुछ ना कुछ वहाँ पर निर्माण किया जाएगा और तब उसका उपयोग होगा। यानी दो चीज़ों में होता है, एक तो विभिन्न जैविक क्रियाओं में होता है और दूसरा बॉडी के निर्माण में इस ऊर्जा का उपयोग होता है। तो भोजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। लेकिन जब श्वसन की हम एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं तो श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है। श्वसन क्या होती है? एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है जब भोज्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो कहा जाता है कि ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल और बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। कि श्वसन क्या है? श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन होता है, फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर के लिए हानिकारक होती है, इसको फेफड़े से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जल चूंकि लाभदायक होता है, अन्य क्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है, तो जब बहुत ज़्यादा जल शरीर में हो जाता है तो उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया हमारी बॉडी में कंटिन्यूअस चलती रहती है। इसके अलावा श्वासोच्छ्वास क्या है? श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर क्या है? श्वासोच्छ्वास सिंपल है, ऑक्सीजन का अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, या वायु को अंदर ले जाना और बाहर निकालने की सामान्य क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। लेकिन जो श्वसन होता है इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, चूंकि यह प्रक्रिया कोशिका में होती है और श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया लंग्स के द्वारा होती है। श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, जबकि श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्पन्न होती है। श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया होती है जिसमें भौतिक क्रिया के अंतर्गत हम सांस को अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं। लेकिन जो श्वसन की क्रिया होती है, कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है, वह एक जैविक क्रिया होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है और इसमें किसी न किसी अणु का विखंडन होता है। यानी इसमें अपचय की क्रियाएं होती हैं। यह एक अपचय क्रिया का उदाहरण है। अपचय क्रिया में जब किसी पदार्थ का शरीर में विखंडन होता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपचय क्रिया कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जो ऊर्जा उत्पन्न होती है यह किस रूप में संचित होती है और कैसे शरीर के लिए लाभकारी होती है? इस क्वेश्चन का आंसर हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम
पहले एडीपी और एटीपी के बारे में समझेंगे। एडीपी क्या है? इसका पूरा नाम है एडिनोसिन डाइफास्फेट। एडिनोसिन डाइफास्फेट, इसका मतलब इसमें एडेनिन नामक नाइट्रोजनी क्षार है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, दोनों मिलकर के एडिनोसिन बनाते हैं। और जब इसके पास साथ दो फास्फेट का अणु जुड़ जाता है तब इसका नाम हो जाता है एडिनोसिन डाइफास्फेट। यानी एडिनोसिन के साथ दो फास्फेट जुड़कर एडिनोसिन डाइफास्फेट बनाते हैं। जब एडिनोसिन डाइफास्फेट से एक फास्फेट और जुड़ जाता है तो उसका नाम हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ध्यान दीजिए, एडिनोसिन डाइफास्फेट पहले से ही कोशिका में उपस्थित रहता है और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी ऊर्जा की सहायता से एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फास्फेट और जुड़ जाता है। यानी एडीपी के निर्माण में एडीपी और एटीपी, ये एटीपी बन रहा है, एटीपी के निर्माण में ऊर्जा का अवशोषण होता है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो ये विखंडन हुआ यहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है और वही ऊर्जा एडिनोसिन डाइफास्फेट से एक फास्फेट और जोड़ने में काम में लाई जाती है। अब बन गया एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अब इसी में ऊर्जा संचित होगी जब कोशिका को आवश्यकता होगी। जैसे आप बैटरी चार्ज करते हैं तो बैटरी में ऊर्जा भर जाती है। अब क्या होगा? अब जब हम फैन चलाएंगे, पंखा चलाएंगे या कंप्यूटर चलाएंगे या कूलर चलाएंगे या टीवी चलाएंगे, वही संचित ऊर्जा उसको चलाने में काम में आती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में जब एटीपी ऊर्जा संचित हो जाती है तो हम जो बोलते हैं, हम जो चलते हैं, हम जो दौड़ते हैं, हम जो कार्य करते हैं, उस कार्य करने में भी यही ऊर्जा उल्टा काम करती है कि जब एटीपी विखंडित हो जाता है एडीपी में और फास्फेट में तो बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। यानी एडीपी से एटीपी बनने में ऊर्जा का अवशोषण होता है और एटीपी से एडीपी बनने में ऊर्जा का निष्कर्षण होता है, यानी ऊर्जा बाहर निकलती है और यही बाहर निकली हुई ऊर्जा ही हमारे शरीर में उपयोग में लाई जाती है। अब हम कुछ और जो है पदार्थ के बारे में बात करेंगे कि जो इस श्वसन में काम में लाई जाती है, जिसमें पहला है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज आप जानते हैं 6 कार्बन वाला कंपाउंड है C6H12O6। दूसरा जो काम में लाया जाता है वो है पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल, ये पायरुविक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COCOOH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CHHH और C डबल बॉन्ड O और COOH। ये है पायरुविक अम्ल का फार्मूला। ग्लूकोज से पहले पायरुविक अम्ल बनता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का बनना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। पायरुविक अम्ल 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है जिसमें कीटोन समूह जुड़ा होता है। जब अब ये पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है, बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अगर ये पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो ये पायरुविक अम्ल 2 चीज़ों में बदल सकता है, एक C2H5OH में और एक ये बदल सकता है लैक्टिक अम्ल में। और लैक्टिक अम्ल का फार्मूला CH3CHOH और COOH, ये है लैक्टिक अम्ल हमारी बॉडी में जमा हो सकता है। यानी 2 चीज़ें बन सकती हैं, एक एथिल एल्कोहल बन सकता है और एक लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो सकता है। तो ये इतनी चीज़ें आपके श्वसन में काम में आएंगी। कल हम बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक, श्वसन के प्रकार कितने होते हैं, कौन से प्रकार।